ये इसी तरह का टॉपिक है जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का अग्रीमेंट। अब तक जो हम इससे पहले हमने पढ़ा था वो था सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन का अग्री करना जरूरी है कि आगे जुमले में जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमारा टॉपिक है। इसके भी हमारे पास तकरीबन 10-11 रूल्स हैं जो बोर्ड में दिए जाते हैं या जो आपके पास एमडी केयर के पेपर में आते हैं, और जहां बच्चा थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, तो हमारे इस टॉपिक में प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट के अंदर जो अग्रीमेंट होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन का अग्री करना। मैं इसकी मिसाल देकर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जुमला कहता हूं द हॉर्स कैरीज हिज वेट। अब मैंने जो हिज वर्ड यूज किया है, क्या ये प्रोनाउन सब्जेक्ट से अग्री कर रहा है या नहीं? तो मेरा जो प्रोनाउन हो जुमले के अंदर, इट हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। इसके भी हमारे पास वही बेसिक रूल्स थे जो हमने भी पढ़े हैं। कुछ रूल्स आपके लिए बहुत ही नॉर्मल होंगे जो आपने पहले पढ़े हुए होंगे, कुछ हो सकता है नई बातें आपको सुनने में आ जाए। सो वी गोना स्टार्ट द वेरी फर्स्ट रूल, दैट इज अकॉर्डिंग टू जेंडर। अकॉर्डिंग टू जेंडर, याद रखिएगा, इसी को डिफाइन कर रहा हूं। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मेल, it carries a pronoun that defines single or singular male। इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूं, if subject is singular but female, it has to agree the pronoun that defines singular female। ठीक है, इसी के साथ जो थर्ड टाइप है, यानी ये सर दो चीज हो गई। इसी तरह इफ subject is singular but non-living thing slash animal slash insect slash bird। ठीक है, so we say it has to agree, the pronoun, agree with the pronoun that defines singular, non-living thing, animal, insect, bird, etc। ठीक है, उसी के साथ इसकी फोर्थ टाइप भी मैं लिख लेता हूं हाथ के हाथ, ताकि चारों चीजें वाजे हो जाएं। फोर्थ टाइप that says if
subject is plural, it must have a plural pronoun. अब इन चारों को मैं मिसाल देके समझा देता हूं, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, इट्स सो इजी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से she did her work, if I say he did his work, if I say it carries its food, if I say they did their work. ये जो प्रोनाउन है बस इसको अग्री करना चाहिए. According to subject. So first rule is if it is singular, यानी अगर हम रूल्स डिफाइन करें तो वी कैन से if subject is singular, pronoun should be singular. If subject is plural, so the pronoun should be plural. That's it. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल दैट वी हैव डिफाइंड. इसी के साथ इसका सेकंड रूल that is a little bit tricky, that says if two subjects are connected with conjunction and they will follow plural pronoun. यानी अगर हम जुमला देखते हैं, सारा एंड अली completed. अब यहां पर अगर मैं लिख देता हूं his work तो ये जुमला गलत हो जाता है. और अगर मैं लिख लेता हूं सिर्फ हर वर्क तब भी गलत हो जाता है. अब यहां पर मुझे लिखना होगा देयर वर्क, बिकॉज जिस तरह अली एंड सारा आर प्लूरल, तो मैं जो देयर वर्ड यूज करूंगा दिस विल बी ऑल्सो प्लूरल फॉर्म. ठीक है, ठीक है. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. सो इट हैज टू बी इन प्लूरल फॉर्म. दोनों को प्लूरल होना जरूरी है. इसी के साथ रूल नंबर थर्ड, इसमें आपको आगे और मिसालें नहीं दे रहा फिलहाल, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा. सो मूविंग ऑन विद द थर्ड रूल दैट सेज if sorry if two subjects are connected with conjunction like or, either or, neither nor, एक सेकेंड, two subjects are connected with the conjunction or, either or, neither nor, तो उसमें जो प्रोनाउन होगा यानी द प्रोनाउन
must follow the near subject। इसको समझते हैं। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर दो चीजें लिखी हुई हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं और उसमें और लिखा हुआ है, तो आगे जुमले में जो प्रोनाउन यूज होगा, जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, कैरी करेंगे, वो अपने क्लोजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। इसकी मिसाल देखिए, मैं बता देता हूं। मिसाल में तीन चीजें लिख रहा हूं, तीन जुमले में लिख रहा हूं इस बात को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी और अली इज डूइंग डैश वर्क, इन्हीं को मैं स्वैप कर देता हूं। मैं कहता हूं अली और शी इज डूइंग डैश वर्क। मैं एक सिंगुलर और एक प्लूरल ऐड कर देता हूं। जैसे, सॉरी, इसको स्वैप कर देते हैं। जैसे शी और दे आर डूइंग डैश वर्क। ठीक है। अब इन तमाम मिसालों में हमें देखना है कि जो प्रोनाउन हम यूज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के करीब जो होगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड है अली, तो अली के साथ क्या इस्तेमाल होना चाहिए? हिज वर्क। सेकंड जुमले में वर्ड है शी, तो शी के साथ क्या इस्तेमाल होना चाहिए? हर वर्क। और लास्ट में दे इस्तेमाल हुआ है, तो दे के साथ क्या इस्तेमाल होना चाहिए? देयर वर्क। तो इस जुमले से ये बात समझ में आई होगी कि जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों, उनमें और इस्तेमाल हुआ हो बीच में, तो प्रोनाउन अपने से करीब वाले सब्जेक्ट से जुड़ता है। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के करीब होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ड यूज किया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा नंबर थर्ड रूल था। इट वॉज अबाउट सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को मिलाना विद कंजक्शन और। ठीक है। एंड देन वी विल हैव अनदर रूल, दैट इज नंबर फोर। इट्स अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, और ये मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, indefinite pronouns are always singular। Because they are singular, so they can never have a plural object। मिसाल समझ लेते हैं। लिखा हुआ है someone did dash work। अब someone did his work हम लिख सकते हैं, someone did her work ये भी लिख सकते हैं, someone did their work ये भी लिख सकते हैं, someone did his slash her ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं चार ऑप्शंस आपको दूं, आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है? हिज ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज समवन में उसके जेंडर में मेल आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, दैट ही इज अ मेल। हर भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी जेंडर में फीमेल को भी डिफाइन नहीं किया जा रहा। देयर तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑलवेज कैरी सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है। तो जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। यहां पर इस्तेमाल होगा हिज और हर। हिज और हर क्यों इस्तेमाल होगा? याद रखिएगा, whenever we find no gender specification या no gender specified, उन तमाम नाउन्स या प्रोनाउंस में हम जब भी प्रोनाउन लगाते हैं, सॉरी, उन नाउन्स में, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, मैं चेंज कर देता हूं उसको, स्टूडेंट एक नाउन है, लेकिन ये नाउन मेल है या फीमेल है?
इस बारे में कोई बात कंफर्म नहीं है। तो जब भी कोई नाउन हो या कोई ऐसा प्रोनाउन जैसे समवन, जिसमें भी जेंडर दोनों आ सकते हो, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, इन दैट सिचुएशन जो आप प्रोनाउन यूज करोगे विद दीज नाउन और दीज सब्जेक्ट्स विल बी हिज और हर। आपने इन दोनों के साथ हिज और हर ही यूज करना है। मैं इसकी मिसाल देके बता रहा हूं, इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जुमला है, पहले समवन को डिफाइन करते हैं। एवरीवन, everyone will bring dash bag। everyone यहां पर देयर अगर यूज किया जाएगा, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज everyone इज सिंगुलर एंड देयर इज प्लूरल। तो हम जब यहां पर यूज करेंगे किसी भी वर्ड को, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो हमारा वर्ड है इट हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट। तो वी विल से हिज और हर बैग। ये मैंने प्रोनाउन में मिसाल देके बताई कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, समवन, समबडी, समथिंग। अच्छा, अगर समथिंग की बात की जाए, जैसे ओके, अगर हम किसी जिन की बात कर रहे हैं, चुड़ैल की बात कर रहे हैं, तो विल से समथिंग, समवन आ जाएगा। समथिंग में खैर नहीं आएगा यहाँ पर कोई भी, इट इज माई मिस्टेक कि मैंने समथिंग का जिक्र किया है। ये समवन को ही मोस्टली रिप्रेजेंट करेगा। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट, एवरी रेजिडेंट, ये तमाम तर वो वर्ड्स हैं जिनमें दोनों जेंडर आ जाते हैं, मेल फीमेल। इसीलिए हम प्रोनाउन हिज और हर ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक और मिसाल थी, यानी ये वो प्रोनाउंस जो इनडेफिनेट होते हैं। तो जब आपके पास ये प्रोनाउंस होंगे, जैसे एवरीवन, एंड देन वी विल हैव एवरीबडी, someone, then we will have somebody, then we have anyone, then we have anybody। ये सारे वो नाउन्स हैं, इनके साथ जब भी आगे प्रोनाउन आएगा तो हम हिज और हर ही यूज करेंगे। उसके बाद फिर बारी आती है कॉमन नाउन की, जो कि इसके बाद का रूल है, जो कि मैंने यहां पर मिसाल दी थी आपको स्टूडेंट की। अगर रूल नंबर 5 है हमारा, ओके, कॉमन नाउन that has no gender specification। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे स्टूडेंट, टीचर, वी हैव वर्ड्स लाइक डॉक्टर, पेशेंट, criminal, judge, we have words like friend। So these are the common words that are used। So if I say, if I make a statement, the judge gave dash best, तो यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर हिज नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, बल्कि बिकॉज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन है, तो इसको फॉलो करते हुए हम यूज करेंगे हिज और हर। जुमला सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई कॉमन नाउन है जिसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आपने दोनों वर्ड्स को कैरी करना है, हिज और हर। ठीक है,
लेकिन अगर यही सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, क्रिमिनल्स, जजेस, फ्रेंड्स, तो ये सब प्लूरल फॉर्म में है। तो आपके पास प्लूरल फॉर्म में एक ही वर्ड है देयर, एक ही वर्ड है प्लूरल फॉर्म में जो इन सब पर अप्लाई होगा, बिकॉज प्लूरल में हमारे पास एक ही वर्ड है टू डिफाइन ऑल द नाउन्स हु आर प्लूरल। ठीक है, तो ये नंबर 5 हमारा रूल था, अ कॉमन नाउन दैट, सॉरी मैंने हैव लगाया है, इट्स माय मिस्टेक, दैट हैज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद नंबर 6। अगर ये गलती आपने अपने माइंड में निकाली थी सो यू आर वेरी गुड, अगर नहीं निकाली थी तो मतलब थोड़े से आप वीक हो, so it can be anything, I can be wrong even, no problem. So number 6, that is very important, the next rule that we have to understand, it is about subject, it's about collective noun. As I told you in the first topic कि हमारे पास कलेक्टिव नाउन की दो कैटेगरीज हो सकती हैं, इट कैन फंक्शन एज अ यूनिट, दैट मीन्स सिंगुलर, इट कैन फंक्शन एज एन इंडिविजुअल, दैट मीन्स प्लूरल। मिसाल समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द टीम will do dash best, will do dash best। एक और जुमला, the team will get dash salaries। अब जिसमें या जिस एक्शन में, जिस काम में, ये दोनों जुमले आपने ऑब्जर्व करने के बाद बताना है कि किस जुमले में एज अ यूनिट परफॉर्म किया जा रहा है, एज ए सिंगल एक्शन, सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, तो वो है हमारा नंबर 1 सेंटेंस। जुमला क्या बनेगा, द टीम विल डू इट्स बेस्ट, बिकॉज टीम एक नाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हमारे पास वर्ड इट्स है, हिज बेस्ट नहीं आएगा, हर बेस्ट भी नहीं आएगा, देयर बेस्ट भी नहीं आएगा। देयर फिलहाल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव होकर एक काम कर रहे हैं। लेकिन सेकंड जुमला ऑब्जर्व करें, द टीम विल गेट डैश सैलरीज। अब क्या यहाँ पर टीम की जो सैलरीज हैं वो एक साथ सबको मिलेंगी और एक ही सैलरी है सबकी, तो ऑफ कोर्स नहीं, टीम की सैलरीज अलग अलग हैं। द टीम विल गेट, अपनी अपनी बंदा सैलरी रिसीव करेगा, दैट मीन्स इंडिविजुअल एक्ट होगा, इट विल बी देयर सैलरीज, टीम विल गेट देयर सैलरीज। एक और मिसाल देके बता रहा हूं इसी का, आई एम यूजिंग द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जूरी। जूरी का मतलब क्या होता है बाय द वे, जूरी का मतलब होता है ऐसा पैनल जिसके अंदर 4-5 जजेस हों, उन सब ने मिलकर कोई फैसला किया हुआ हो। तो वी विल से जूरी कैन सबमिट डैश डिसीजन। अब यहां पर दो ऑप्शंस हैं, या तो इट्स या तो देयर। अब देखिएगा, बिकॉज जूरी ने यहां पर जो काम किया है वो एज अ कलेक्टिव यूनिट परफॉर्म किया है, एक होके काम किया है, इट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इट्स। तो राइट आंसर हमारा होगा इट्स डिसीजन। ठीक है, जूरी कैन सबमिट इट्स डिसीजन। लेकिन अगर जुमला है, इसी वर्ड जूरी को मैं यूज कर रहा हूं, जूरी विल ब्रिंग डैश फैमिलीज। अब यहां पर डैश के बाद आप जो वर्ड यूज करोगे, आपके पास दो ऑप्शन में दे रहा हूं, इट्स फैमिली या देयर फैमिलीज, क्या आएगा।
इट्स फैमिलीज या देयर फैमिलीज। अब क्योंकि जूरी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की अलग अलग इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, तो यहां पर इट इस्तेमाल नहीं होगा। हम जुमले में कहेंगे जूरी विल ब्रिंग देयर फैमिलीज। ठीक है, तो याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम जब वर्ब लगाते हैं तो हम इसको जज करते हैं कलेक्टिव नाउन को वेदर इट इज इंडिविजुअल और इट्स अ कलेक्टिव यूनिट। इफ इट इज इंडिविजुअल तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, इफ इट इज कलेक्टिव तो ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। तो वर्ब की अकॉर्डेंस उसके हिसाब से हम लिख रहे होते हैं। तो सेम हम यहां पर जब ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं आगे जुमले में, जब हम ऑब्जेक्ट कह रहा हूं सॉरी, जब प्रोनाउन यूज करना होता है उसमें भी हमने यही ऑब्जर्व करना है कि वेदर इट इज कलेक्टिव और इट इज इंडिविजुअल। इफ इट इज कलेक्टिव तो हम यूज करेंगे इट्स, अगर वो कलेक्टिव है सॉरी कलेक्टिव नहीं है बल्कि इंडिविजुअल है तो हम यूज करेंगे देयर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कुछ रूल्स थे जो मैंने डिफाइन कर दिए इस टॉपिक के में। अच्छा, एक और रूल था जहां पर हम सब्जेक्ट को एम्बिग्युअस बना रहे थे। मैं इसकी दोबारा मिसाल दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था हमारे पास रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स में था, जैसे एक जुमला मैंने बताया था कलेक्टिव से पहले था शायद ये रहा, पीपल एज वेल एज सारा, अली विद हिज टीचर्स, शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स। इसमें अलोंग विद हर फ्रेंड्स को हम नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे, हम शी को ऑब्जर्व कर रहे थे। इसी को हम यहां ऑब्जर्व करेंगे प्रोनाउन के अंदर। देखिएगा जुमला कैसे बनता है। अगर एक जुमला हो शी along with her friends will submit dash application, और चार उसके ऑप्शंस हों जैसे her, their, his या hers। अब याद रखिएगा देयर वर्ड तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज along with her friends इज एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा फ्रेज जो इस जुमले को जस्ट एम्बिग्यूअस बना रहा है। असल सब्जेक्ट आपका शी है, तो शी के साथ आपके पास दो वर्ड्स आ गए, हर होगा या हर्ष होगा। हर्ष कभी भी जुमले के बीच में नहीं आता, ये कहलाता है डिटरमाइनर जिसको हम पजेसिव भी कहते हैं। तो हर्ष कभी भी जुमले के बीच में नहीं आता बल्कि वी विल यूज द सिंपल वर्ड हर एप्लीकेशन। यहां पर जुमला आ जाएगा हर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास जुमले हो गए सारे के सारे सॉल्व। तो ये सारा सिलेबस हमने मुकम्मल कर लिया है। मैं एक टॉपिक थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ कंडीशनल सेंटेंस का। उसमें एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया था जो कि मुझे बाद में याद है, तो मैंने कहा था लास्ट में इसको रिवाइज कर दूंगा। मैं थर्ड कंडीशन पर स्पेसिफिकली थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज मैं एक फॉर्मेट बताना भूल गया था उस दिन। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो शायद याद होगा आपको, कि जहां हम यूज कर रहे थे इफ, इफ के बाद हम यूज कर रहे थे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के साथ हम यूज कर रहे थे सब्जेक्ट, एंड देन वुड, एंड देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हम लगा रहे थे ऑब्जेक्ट। तो ये जो इफ एंड पास्ट परफेक्ट है इसका एक और वर्जन हमें नजर आता है अपने पास्ट पेपर्स में। मैं उसकी कुछ मिसालें दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जुमला है had Ali said it I would have stopped him।
अगर अली ये कहता मैं उसे चुप करवा देता। ये जो हैड अली सेड इट का स्ट्रक्चर है या फ्रेज या तरीका है, ये आम जुमले में कहा जाता है। जैसे आप कहते हो इफ अली हैड सेड इट। तो बोर्ड में कई बार ये आपको जुमला दिया जाता है फाइंड द एरर के अंदर, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर, या कंप्लीट द सेंटेंस के अंदर, और बच्चा थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट हो जाता है। तो इसको जरूर ऑब्जर्व कर लीजिएगा, हैड अली सेड इट। इसी तरह अगर जुमला है इफ आई मेक अ सेंटेंस, if she had not told me, I would not have helped her। ठीक है। अभी जुमला सॉल्व कैसे, चेंज कैसे हो जाएगा माइनर सा, हम इस स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो जुमला क्या बन जाएगा, had she not told me। अगर आप एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो समझ में आया होगा कि मैंने हैड को बाहर लगाया है और इफ को खत्म कर दिया है। तो जुमला बना हैड शी नॉट टोल्ड मी। इसी तरह एक और जुमला जो हमें ऑब्जर्व करने को नजर आता है, दैट इज इफ शी हैड बीन इल, शी वुड नॉट हैव गॉन ऑन अ पिकनिक। अब ये जो हमारा तरीका है इफ शी हैड बीन इल, हम चाहें तो उसको यूं भी लिख सकते हैं, had she been ill she would not have gone a picnic। ठीक है। इसी तरह हम इसका पैसिव वर्जन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम जुमले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव बन सकता है, जैसे इफ पुलिस had been called, they would have arrested the criminal। ठीक है। अगेन हम चाहें तो इस जुमले को रिफ्रेश कर सकते हैं। वो जुमला क्या बन जाएगा, had police been called। ये वो स्ट्रक्चर है जो अक्सर हमें पास्ट पेपर्स में देखने को नजर आता है, had police been called। इसी तरह इसका स्टेटिव वर्जन में हैव के साथ में जुमला बना रहा हूं। इफ आई से इफ शी हैड टाइम शी वुड डू माई माई वर्क। ये जुमला मैंने यूज किया है सेकंड कंडीशन का। अब मैं इसको स्वैप कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं इनटू थर्ड कंडीशन। जुमला देखिएगा, इफ शी हैड हैड टाइम she would have done my work। अब इस स्ट्रक्चर को मैं स्वैप कर रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, had she had time, उसके बाद जुमला सेम, she would have done my work। तो याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है, had she had she been, had she told me, ये पास्ट परफेक्ट यानी थर्ड कंडीशन पर अप्लाई होता है, वो भी इफ क्लॉज को बदलकर। आगे का क्लॉज नहीं बदलेगा। अब फाइंड द एरर में जुमला कैसे आ सकता है, मिसाल देके बता देता हूं। जुमला लाइक बन सकता है, had he not been sick he would complete the
अब इस जुमले में अंडरलाइन करता हूं, मुझे बताएं गलती कहाँ है। हैड वर्ड सही है, नॉट सही है, बीइंग सिक सही है, वर्ड यहां गलत है। क्यों गलत है भाई? बिकॉज दिस इज थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में इफ के बाद पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है और आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर क्या हो सकता है इसका? ही वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा, क्या वुड की जगह कुड आ सकता है? ऑफ कोर्स यस, जुमले के हिसाब से कि अगर बीमार ना होता तो ये काम कर सकता था, ही कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, वुड एंड कुड दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, बोथ आर राइट सेंटेंस। तो सिर्फ मुझे ये बताना था कि जहां स्ट्रक्चर में थर्ड कंडीशन में इफ के बाद हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, उस पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आम जुमला बनता है इफ दे हैड वॉन, ये आम जुमला है पास्ट परफेक्ट का। अगर वो जीत जाते, इस स्ट्रक्चर को जो न्यू तरीका फॉर्मेट यूज किया जा रहा है वो है हैड दे वॉन्टेड। तो ये फॉर्मेट अक्सर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक सारे ग्रामर के मुकम्मल होते हैं जो मैंने आपको इंट्रो में बताए थे, जहां तक आपको याद होगा। लाइक आपका फर्स्ट टॉपिक था टेंसेस ऑफ कोर्स, देन वी टॉक्ड अबाउट मॉडल वर्ब्स, देन वी टॉक्ड अबाउट नरेशन, then we learned conditionals, talked about passive speech, talked about subject and verb agreement, जो आज का टॉपिक था हमारा। then we talked about pronoun and antecedent। ठीक है, सो फॉर एज ग्रामर टॉपिक्स आर कंसर्न तो वो आपके मुकम्मल होते हैं। कुछ चीजें आपकी रहती हैं, जैसे आपके पास रहता है वर्ड्स मीनिंग्स, जिसको आप सिनोनिम्स भी कहते हो, एंड वर्ड्स इन एंटोनियम्स, जिसके लिए आपको मैं पीडीएफ रिकमेंड कर दूंगा। देन वी हैव एनालॉजीज, देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा विल बी रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व द फाइल्स, जहां पर मैं तमाम फाइल्स डिफाइन करूंगा आपको, जो मैंने फाइल्स बनाई हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले उसमें राइट फॉर्म ऑफ वर्ब की फाइल है, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ टू सॉल्व दैट फाइल, कुछ मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। देन वी विल हैव कंप्लीट द सेंटेंस, देन वी विल हैव फाइंड द एरर, जहां जुमले में हमारे एक आध गलती होगी। फाइंड द एरर में गलती किसी भी चीज की हो सकती है, वो गलती चाहे हमारे किसी नाउन की गलती हो, चाहे किसी प्रोनाउन की गलती हो, चाहे प्रेपोजिशन की गलती हो, चाहे वर्ब की फॉर्म की गलती हो, चाहे एडजेक्टिव के फॉर्म की गलती हो, चाहे एडवर्ब की गलती हो। सो इट कैन बी एनीथिंग। फाइंड द एरर हम कैसे पहचानते हैं वो हम इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस के अंदर भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रैक्टिस हैं दैट वी विल हैव टू कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू।